बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि संसद में वो वंदे मातरम के बहाने से विपक्ष को बेचैन करेंगे, परेशान कर देंगे, फंसा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का तीर ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो भाजपाइयों के खेमे में मायूसी छा गई। मंत्री सिर पकड़कर बैठे हुए नजर आए। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं न्यूज रूम में, और भरत जी आपको प्रियंका गांधी के भाषण की एक एक बात बताएंगे, एक एक बात सुनाएंगे, और प्रियंका गांधी का भाषण आज नरेंद्र मोदी पर भारी कैसे पड़ गया ये भी बताएंगे। भरत जी बहुत स्वागत आपका। सीधे सीधे प्रियंका गांधी की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने आज फुल टॉस बैटिंग की है, ऐसी बल्लेबाजी की भाजपा के होश उड़ गए। देखिए चंद्रकांत जी, प्रियंका गांधी ने आज यूं कहें कि धागे खोल दिए तो सच में धागे खोल दिए। और वंदे मातरम को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल बने, बंगाल के लोगों का अपमान हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती थी। नरेंद्र मोदी जी संसद में साबित करना चाहते थे कि शुरुआत के जो छंद हैं वही लिए गए, और उससे उसके नीचे जो पार्वती, उमा और जो भगवान वाले श्लोक थे, देवी देवताओं वाले जो श्लोक थे, यानी कि जो लाइनें थीं, उन लाइनों को हटा दिया गया तो बड़ा अपमान हो गया और बंगाल के लोगों का अपमान हुआ, ये साबित और सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन प्रियंका गांधी जब उतरी, नरेंद्र मोदी उस समय के इतिहास को, 1937 के इतिहास को, 1942 के इतिहास को अपने हिसाब से मोल्ड करके संसद में बता रहे थे। उन चिट्ठी की भावनाओं को अपने हिसाब से बतला रहे थे, और ये बता रहे थे कि भाई मुस्लिम लीग को ये पसंद नहीं आया, वंदे मातरम की वो लाइनें पसंद नहीं आई। उन्होंने नेहरू से कहा कि भाई इसमें तो, क्योंकि भारत तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है, सेकुलर कंट्री है, और इसमें वंदे मातरम की नीचे वाली पंक्तियों में तो उमा, महेश और पार्वती और जो देवी देवताओं का जिक्र है, तो वंदे मातरम जब राष्ट्रगीत बनाएंगे तो फिर ये राष्ट्रगीत सबके लिए कैसे होगा, सिखों के लिए कैसे होगा, ईसाइयों के लिए कैसे होगा, बौद्धों के लिए कैसे होगा, और मुसलमानों के लिए कैसे होगा। तो फिर इसमें अल्लाह भी जोड़िए, इसमें ईसा मसीह भी जोड़िए, इसमें गुरु नानक देव भी जोड़िए, सब जोड़िए। सिर्फ उमा महेश और पार्वती और सिर्फ ये क्यों हो? आपत्ति उठी, सच बात है, आपत्ति उठी। उस आपत्ति के बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखी। नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी को अपने हिसाब से गढ़ करके बताया कि उस चिट्ठी का एक एंगल उन्होंने पढ़कर संसद के भीतर बताया कि चिट्ठी में ऐसा ऐसा हुआ। प्रियंका गांधी ने इसके बाद जवाब देना शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नेहरू को घेरा कि नेहरू ठीक नहीं थे, नेहरू फलाने, नेहरू ढमकाने। प्रियंका गांधी ने कहा, सुनो ऐसा है, जितने दिन आप सरकार चलाए हो, 11 साल, इससे ज़्यादा तो नेहरू जेल में रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर नेहरू क्या थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप हर भाषण में नेहरू 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 करते हैं, तो समय धर लीजिए, जैसे 9 घंटा आज के लिए धरा है, ऐसे ही 9 घंटे का समय धर लीजिए, और नेहरू की 9,999 गलतियाँ, 10,000 गलतियाँ नामक एक विषय बना लीजिए, और इसके ऊपर 9 घंटे चर्चा कर, लगा के चर्चा कर लीजिए एकदम पेट भर के। और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी पर बात करने जी, देश की असल समस्या है। आप संसद में बातचीत हो रही है वंदे मातरम की, किसका फायदा है इससे? चंद्रकांत जी का फायदा है। आपको इससे क्या मिला? वंदे मातरम पर चर्चा 9 घंटे हुई, इससे क्या मिला? दर्शकों को क्या मिला? इस देश को क्या मिला कि वंदे मातरम पर इतनी देर संसद के भीतर चर्चा हुई? नरेंद्र मोदी बोले, फिर बाकी सब लोग बोल रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। मोदी जी नेहरू को उंगली करके चले गए, नेहरू को जो है छेड़कर चले गए कि नेहरू वाला तार छेड़ दिया, और उसके बाद सब नेहरू नेहरू बचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जोरदार भाषण दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके का भाषण दिया है, और इतिहास से जिस तरीके के तथ्यों को खोज करके वो लाई हैं और बतलाया है, भाजपा सन्नाटे में थी संसद के भीतर। एक क्षण तो ऐसा आया कि किरण रिजिजू, मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा, और ज़रूर दिखाऊंगा। एक समय तो ऐसा, ये देखिए, एक समय तो ऐसा आया, ये देखिए, किरण रिजिजू सर के ऊपर हाथ रख के बैठ गए। देखिए, आप अगर देख सकते हैं, कैमरे में दिख रहा है, तो ये प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान की तस्वीर है, और किरण रिजिजू सर माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं संसद के भीतर, कि प्रियंका गांधी इतना जोरदार अटैक कर रही हैं, करारा अटैक कर रही हैं, ये तो लेने के देने पड़ गए जी। ये उस तरीके का माहौल आज संसद के भीतर हुआ। प्रियंका गांधी ने क्या कहा और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपनी बातें रखी, वो भी हम आपको बतलाएंगे, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रियंका गांधी के भाषण से। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप चुनाव के लिए जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं।
प्रियंका गांधी ने कहा कि आप ये जो सब कर रहे हैं सब बंगाल के लिए कर रहे हैं, चुनाव है उधर। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों ने कहा बंगाल में तो आपका सूखड़ा साफ है, जीरो है। तो प्रियंका गांधी ने कहा रहने दीजिए, जीरो रहने दीजिए, हम जीरो भी रहेंगे तब भी आपसे यहाँ पर डट कर लड़ेंगे। हम देश के लिए जी रहे हैं और आप चुनाव के लिए जीते हैं। देर न लगाते हुए सुनाते हैं दर्शकों। आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? आई दिखाई। बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए 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 सुनिए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। अब जितनी भी चुनाव हारे हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, रेफरेंस वंदे मातरम, we shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. प्रियंका गांधी यहाँ पर बता रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को और सबकी परमिशन से सबको साथ बिठाकर ये निर्णय लिया कि वंदे मातरम से क्या कम होना चाहिए, कितने पैराग्राफ हटने चाहिए, क्या स्टेंजा हटने चाहिए, 6 स्टेंजा हटने चाहिए। तो वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की पीठ में बैठ करके निर्णय लिया, स्वयं नेहरू का निर्णय नहीं था। नरेंद्र मोदी ने ये दिखलाया कि ये मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने ये सब हटवाया उसमें से। और एक बात उसमें ठीक भी है चंद्रकांत जी कि अगर कोई राष्ट्रगीत है तो उसमें सिर्फ एक धर्म के देवी देवताओं का जिक्र क्यों होगा? दर्शक कमेंट करके बताएं कि इस राष्ट्रगान के भीतर अगर यीशु मसीह के सारे अवतारों और यीशु मसीह के चमत्कारों का सब जिक्र होता तो क्या कबूल होता? क्योंकि भारत सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र तो था नहीं, या है नहीं, मुसलमानों का तो सिर्फ है नहीं, सिर्फ अल्लाह की बात होती, पैगंबरों की बात होती, कबूल करता देश, गुरु नानक देव जी का ही जिक्र होता, कबूल करते इस देश के हिंदू कि राष्ट्रगान में सिर्फ गुरु नानक जी का हम गान करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे जी? क्या नहीं विरोध करते? हुआ भी विरोध, सर्वसम्मति से ये हुआ भी कि जो देवी देवताओं वाला अंश है वो रहेगा तो, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में वो नहीं गाया जाएगा। ये हुआ और उसके नीचे का जो है वो हटा दिया गया। और जितना हम लोग स्कूलों में अपना गाते चले आ रहे हैं वंदे मातरम, उतने ही वंदे मातरम को आगे की पीढ़ी ने जाना। जितने भी आरएसएस के स्कूल हैं, संघ के स्कूल हैं, उन स्कूलों में पूरा वंदे मातरम गवाया जाता है, पूरे वंदे मातरम के बारे में। हालांकि आरएसएस का अपना भी एक गीत है, अखिलेश यादव ने उसकी भी चर्चा की। इसके बाद प्रियंका गांधी का रौद्र रूप और देखने को मिला चंद्रकांत जी। प्रियंका गांधी ने इन चिट्ठियों को पढ़ा जो नरेंद्र मोदी ने चिट्ठियां पढ़ी। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने क्या चिट्ठियां पढ़ी वो जरा से झलकी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी
कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल शुरू कर दी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। उसके बाद चिट्ठी लिखी सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी सुनाइए। नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी, नेताजी चिट्ठी का सुभाष जिक्र कर रहे बाबू हैं। को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बड़ी चालाकी से के शब्दों में खेल करते हुए बता रहे हैं कि जिन्ना की जो है विचारधारा को आगे बढ़ाया और चिट्ठी लिखी, ऐसी लिखी, जबकि ऐसा नहीं था। नेहरू ने सबके समर्थन से और सबकी बातचीत को जानते हुए और संविधान सभा में बैठकर, इसके बाद प्रियंका गांधी ने क्या क्या बताया वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। अब इसके बाद की जिक्र, इसके बाद प्रियंका गांधी ने और चिट्ठियां दिखाई संसद में, देखिए। बंगाल का चुनाव आ रहा है। चिट्ठियां आप दिखाते हैं माँ। Whatever we can do, there is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. ये सुभाष चंद्र बोस की कुछ चिट्ठी, ये There is no doubt. अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते, थोड़ा पीछे 10 कर रहे हैं। अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं, और आपके और 20 माफ करिए 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we can do, whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं, और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे, उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे, और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है, और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। अब प्रियंका गांधी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट चंद्रकांत जी इस बात को कह रही हैं कि जो पंक्तियाँ थीं, उन पंक्तियों का मायने जो है वो गलत तरीके से निकाला जा सकता था। चंद्रकांत जी बिल्कुल क्लियर कर रही हैं। और वो पंक्तियाँ कौन सी हैं, वो पंक्तियाँ भी एक बार आपको अपने दर्शकों को दिखलाना चाहिए। और वो पंक्तियाँ ये हैं जिन पंक्तियों में जिक्र किया गया है यहाँ पर दुर्गा का, और यहाँ पर जिक्र किया गया है उसमें महाकाली का, भुवनेश्वरी का, सरस्वती का और लक्ष्मी का, भारती। अब इस तरीके की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को हटाया गया। आपके कैमरे पर हैं वो पंक्तियां वंदे मातरम की, जो जिन पंक्तियों को, हाँ, पार्वती सीता, तो इन पंक्तियों का। और उस समय ये भी कहा गया कि ये जो है
एक तरफा हो सकती हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्रियंका गांधी अपने उसमें बता रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी खेल गए दूसरी तरीके से, इस बात को बताते हुए गए। आगे प्रियंका गांधी क्या कहती हैं वो भी सुनना चाहिए चंद्रकांत जी। मौजूद थे इस प्रस्तावित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। इस प्रस्ताव के ये सभी महापुरुष इस प्रस्ताव से सहमत थे। आगे क्या होता है ये भी सुना लूं। भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 प्रियंका गांधी पूरी रिसर्च के साथ चंद्रकांत जी आई थी और पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ था और वंदे मातरम की उन पंक्तियों पर क्या क्या हुआ था। अब प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर टूट पड़ती हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर टूट पड़ती हैं और ये कहती हैं कि जितना आप नेहरू नेहरू करते हैं अपने भाषणों में संसद के भीतर, उसके लिए आप जो है दिन रख लीजिए, समय तारीख सब तय कर लीजिए और एक दिन जो है उस पर भी चर्चा कर डालिए। आइए सुनाइए। मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। ये हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ? इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहर में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य, आप शांत हो जाए और
हम बहस कर लेंगे, लेकिन इस सदन का कीमती समय जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत करो। फिर इसके बाद चंद्रकांत जी तगड़ा हंगामा होने लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी इसके बाद बहुत नाराज़ हो जाती हैं और बेरोज़गारी और महंगाई इन सब पर उतर आती हैं। और बेरोज़गारी और महंगाई की बात करना आज के ज़माने में तो बेकार ही है चंद्रकांत जी। नेहरू की बात होनी चाहिए, वंदे मातरम राष्ट्रगान कैसे बना, कैसे लिखा गया, ये देश इतिहास में जीना चाहिए, ये देश इतिहास में चलना चाहिए, भूतकाल में चलना चाहिए। मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है वो खोदना चाहिए, नींव किसने रखी थी, मसाला 4 एक का लगा था कि 3 एक का लगा था, 11 का लगा था कि उसमें चूना का मसाला लगता था, कि उसमें अरहर की दाल से मसाला बनता था कि मूंग की दाल से बनता था। ये सब पूछा जाना चाहिए संसद में, ये सब बतलाया जाना चाहिए। और वही प्रियंका गांधी यहाँ पर लास्ट में नाराज़ होती हुई नजर आई और जब वो बेरोजगारी और महंगाई पर बात करती हुई दिखाई दी तो फिर हंगामा होना शुरू हो गया। और इससे पहले चंद्रकांत जी अखिलेश यादव ने भी करारा हमला किया, ज़ोरदार भाषण संसद के भीतर दिया और राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में अखिलेश यादव ने भी संघ को कायदे से घेरा। आइए अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम में ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रविवादी लोग हैं ये कहा और कहा कि मुखबरी करने वाले लोग जो है वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं और जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया वो लोग वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वंदे मातरम में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, वंदे मातरम में कहाँ पर कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, कैसे और करना चाहिए था, कैसे कम करना चाहिए था, कैसे ज़्यादा करना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने एक जो मजबूत बातें कही मैं आपको बता देता हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए है, बीजेपी चुनाव के लिए है। कांग्रेस के हर अधिवेशन में सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। बीजेपी आरएसएस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गाया जाता है या नहीं, ये प्रियंका गांधी ने क्लियर कट पूछा संसद में खड़े होकर। उन्होंने कहा जितने साल मोदी प्रधानमंत्री हैं उतने साल जवाहरलाल नेहरू तो केवल जेल में रहे। फिर उन्होंने कहा कि पीएमओ के भीतर बैटिंग ऐप में क्या चल रहा है और क्या क्या किन किन मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब ये कहा तो हंगामा होना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी इसके बाद कहा कि वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया था। और देश का ध्यान ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए सदन में वंदे मातरम की जो है वो बहस की जा रही है। आज देश बेहद मुश्किल में है और ऐसी बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक जैसे मुद्दों की चर्चा सदन में क्यों नहीं होती। सुनिएगा थोड़ा सा सुनिए। ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है।
आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल वाजिब है, इसकी चर्चा सदन में क्यों नहीं होती? और जब मांग होती है चर्चा करने के लिए कि कितने लोग मर गए, कैसे मर गए, कोरोना पर चर्चा, फलाना पर चर्चा, मणिपुर पर चर्चा, तो नहीं होती। बोले नहीं, ये सब विषय नहीं है। आप वंदे मातरम पर चर्चा करो, आप राष्ट्रगान पर चर्चा करो, आप और कुछ किसी की कब्र वब्र खुदी हो तो उस पर लाओ, कंकाल कैसे रह गया उसमें, उस पर चर्चा करो। इन सब विषयों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने क्रोनोलॉजी भी समझाई। देखिए, 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में। 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। तो प्रियंका गांधी का पूरा भाषण उल्टा चश्मा यूसी पर है। और बताने का मतलब सिर्फ ये है यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी ने जो इस बात को कहा कि मुस्लिम लीग की वजह से वंदे मातरम से चीज़ें काट दी और स्टेंजा उससे हटा दिए, तो ये सच नहीं है। क्लियर कट इस बात को संसद में ही इस बात को आज ही ये साबित भी कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने ये बता भी दिया कि किस किस तरीके से वंदे मातरम के स्टेंजा आए और किस किस तरीके से किन किन लोगों की मौजूदगी में रखा गया, हटाया गया, और वंदे मातरम की जो ऊपर की पंक्तियां हैं उनको लिया गया, और जो पंक्तियां हटाई गई उन पंक्तियों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था, जिसकी वजह से उन पंक्तियों को हटाया गया। तो बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। संसद से लेकर सड़क तक संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, क्योंकि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी वो बंगाल के ही रहने वाले थे। और बंगाल में एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है मस्जिद जब बन जाएगी तब उस मस्जिद को हम बिल्डोज कर देंगे, उस मस्जिद को गिरा देंगे, इसलिए लोग हमको वोट करें। दूसरी तरफ उसी बंगाल में कथा हो रही है, सारे बाबा लोग वहाँ जाकर जम चुके हैं और सारा कुछ बंगाल के भीतर चल रहा है। तो ये एक सदन के भीतर से और सड़क तक बंगाल चुनाव के लिए प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुओं को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों की वजह से आपके वंदे मातरम की लाइनें नीचे की काट दी गई, और इसमें नेहरू ने ऐसा सब कुछ कर दिया है। संसद के भीतर आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की इस क्रोनोलॉजी के ऊपर करारा हमला किया और इस क्रोनोलॉजी को निस्तनाबूद किया। तो दोस्तों, ये प्रियंका गांधी के भाषण का पूरा विश्लेषण था, जो उन्होंने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक आरोप का जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात जो प्रियंका गांधी ने कही कि अगर आप चाहें तो नेहरू पर एक दिन की पूरी डिबेट कर ले, 40 घंटों की डिबेट कर ले, लेकिन उसके बाद बात महंगाई, बेरोजगारी और देश की जरूरतों पर होनी चाहिए, जिसके लिए देश की जनता ने हमको चुनकर भेजा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।